વર્ષ 2020માં કોરોના આવ્યો. આ દરમિયાન જે લોકોએ કોરોનાથી ડર્યા વગર રાત દિવસ દર્દીઓની સેવા કરી તેમને કોરોના વોરિયર્સ કહેવાયા. પરંતુ આ સિવાય આખા દેશમાં એવા પણ વોરિયર્સ હતા જે કોરોના સમયે સર્જાયેલી મંદીથી ડર્યા નહીં અને તેમના બિઝનેસમાં તેમના લક્ષ્ય તરફ હિંમત હાર્યા વગર એક વોરિયરની જેમ જ આગળ વધ્યા. આજે આપણી સાથે TV9ના સ્ટુડિયોમાં એવા જ બે વોરિયર હાજર છે જેમણે તો બિઝનેસના શ્રી ગણેશ જ લોકડાઉન લાગ્યાના થોડા દિવસ પહેલા જ કર્યા હતા. નમસ્કાર, ઇમર્જિંગ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું હાર્દિક મોદી અને મારી સાથે ઉપસ્થિત છે વાઇઝર રીફેક્ટરીના ડિરેક્ટર સતીશ ચૌહાણ. થેન્ક યુ. અને ગૌરવ મહેરા. આ બંનેનું સ્વાગત છે. સતીશભાઈ, આપણે બિઝનેસની ડિટેલમાં વાત કરીએ પહેલાં મારે એ જાણવું છે કે એ સમય કેવો હતો જ્યારે આખા દેશમાં લોકડાઉનની વાત હતી, દેશ બંધ થઈ રહ્યું હતું અને તમે શરૂઆત કરતા હતા? અમે રજિસ્ટ્રેશન કર્યું ફેબ્રુઆરીમાં અને ગોડાઉન બધું સર્ચ કર્યું અને સર્ચ કરીને માર્ચ મહિનામાં અમે સ્ટોક કર્યું. અને એ ટાઈમે અમારે બહુ બજેટ તો નહોતો પણ 3 લાખ જેવું બજેટ હતું, જેમાંથી 1.75 લાખનું અમે સ્ટોક નાખ્યો અમારા ફેક્ટરીમાં. પછી 10 દિવસ પછી એમાં લોકડાઉન લાગી ગયું. કોઈ પણ વસ્તુ ચાલુ કરો એના પહેલાં તમે 1000 વાર નહીં 10,000 વાર વિચાર કરો, પણ ચાલુ કર્યા પછી જે થાય એને આપણે દોડાવવાનું રન કરવાનું છે. खूब જ सरस बात करी. गौरव भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब हम वाइजर रीफैक्ट्री की बात करते हैं, अच्छा रीफैक्ट्री क्या होता है, पहले वो व्यूअर्स को वो जानना होगा. वाइजर जो हमने नाम लिया था, बेसिकली वाइजर का मतलब होता है नदी का किनारा. तो जब रिफैक्ट्रीज जो स्टार्ट हुई थी, तो रिफैक्ट्रीज जो स्टार्टिंग में यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो रिफैक्ट्रीज यूज़ किया जाती थी वो बेसिकली और नदी के जो किनारे में जो सैंड मिलती थी सिलिका, उसको एज ए रिफैक्ट्री यूज़ किया जाता था. इसलिए हमने अपनी कंपनी का नाम वाइजर रिफैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड रखा. अब रिफैक्ट्रीज होता क्या है, तो रिफैक्ट्रीज बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हाई हीट पर यानी कि अराउंड मैं आपको बताऊं तो 700 डिग्री सेल्सियस 1000 डिग्री सेल्सियस अबव, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते. पहले आपका बिजनेस B2B था और अब B2C में आप जाना चाहते हो, तो वो कौन सी प्रोडक्ट होगी रिफैक्ट्रीज में? बेसिकली रिफैक्ट्रीज में जब हमने स्टार्ट किया था तो दिमाग में, क्योंकि हमने जॉब भी B2B में ही की थी, जब जिस कंपनी में हम जॉब करते थे वो भी B2B के ही काम किया करती थी, बट हमने उसी तरीके से हमने सेटअप किया था. बट जब हम लॉकडाउन में आए तो बजट बहुत कम था, जॉब छोड़ चुके थे तो पैसा बहुत कम था. अब B2B में क्या प्रॉब्लम आती है कि आपको क्रेडिट पे काम करना पड़ता है. लेट्स से आपने अगर आज मटेरियल दिया तो आपको 30 दिन का 40 दिन का 45 दिन का आपको देना ही पड़ता है क्रेडिट. और हमारे पास में उस वक्त बजट था नहीं और हमें स्कोप भी नहीं लग रही थी कि हमें कहीं से उस वक्त फंड मिलेगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कर रहा था हम पर. तो हम लोगों ने फिर बहुत सोचा, तो हमारे दिमाग में आया कि इसी प्रोडक्ट को लेकर के हम लोग एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो B2C हो और सिर्फ हमारा सर्वाइवल में हमारी हेल्प कर दे, कि जिससे हमें थोड़ा बजट मिल जाए और हम उसको सर्वाइव कर सकें और हमें वापस पीछे ना जाना पड़े, मतलब जॉब वापस ना करनी पड़े. तो मेन मोटिव उस वक्त का यही था कि सिर्फ वापस जॉब ना करनी पड़े. तो फिर हमने इस तरीके से जब सर्च किया तो हमें पता लगा कि इन्हीं ब्रिक्स को यूज़ करके, इन्हीं मोटार को यूज़ करके वर्ल्ड मार्केट में ब्रिक ओवन्स बनते हैं जिनको बेसिकली पिज़्ज़ा के लिए बनाया जाता है और वो काफ़ी हाई हीट पे वर्क करते हैं. तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, लेट्स इसे ट्राई करते हैं. बट जब हमने इसे ट्राई किया तो इंडिया में इसका किसी भी तरीके का कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी. यूट्यूब पे हमने काफ़ी सर्च किया और ना ही यूट्यूब पे या कहीं पर कोई ऐसा कंटेंट अवेलेबल था जिससे हम कुछ सीख सकते थे. तो फिर हम लोगों ने फर्स्ट जो ट्राई किए, करीब हमने 5 ओवन बनाए, 4-5 ओवन हमने खुद बनाए, थोड़ा देख के, आधा यूट्यूब से, आधा गूगल से पढ़ के, स्टडी करके, कुछ लोगों से पूछ के, इटली के जो शेफ्स होते हैं, इटालियन शेफ्स, उनसे बात करके इंस्टाग्राम के थ्रू फिर हमने बनाया. बट वो फेल हो गए, वो ड्रास्टिकली फेल हो गए. बेसिकली हमने उसमें जैसे ही उसको फायर किया तो उनके अंदर काफ़ी क्रैक्स आ गए और उनके अंदर काफ़ी जगह पे क्रैक्स आ गए और वो जिस तरीके की हीट हमें चाहिए तो उसके अंदर वो स्टोर नहीं कर पा रहे थे. तो फिर हमें एक बार तो लगा कि शायद ये हमारा फील्ड नहीं है, हम लोग गलत डायरेक्शन में घुस गए, क्योंकि हमने काफ़ी पैसा भी जो हमारे पास जो थोड़ा बहुत जो था जो हमने स्टोर किया था वो भी हमने इसमें और बर्न कर दिया था. बट फिर उसके बाद में ऐसा लगा कि अब इतना पैसा लगा ही दिया, इतनी मेहनत करी दी, तो एक बार और ट्राई करते हैं. तो तब हमें पता लगा कि इसमें जो बनने वाला पिज़्ज़ा होता है वो भी बहुत टेक्निकल प्रोडक्ट है. आप उसको भी बहुत, मतलब लाइफ में हमें फर्स्ट टाइम ऐसा पता लगा कि पिज़्ज़ा एक ऐसी लाइन हो सकती है जिसके अंदर में पूरी ज़िंदगी भी अगर हम लगा दें तो वो ख़त्म नहीं होगी. और ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हम सोच नहीं पा रहे थे कि जिसको नॉर्मल लाइफ में हम लोग जाके अनलिमिटेड में खा लेते हैं और वो इतना भी डिटेल में हो सकता है प्रोडक्ट. तो फिर हमने उसको समझना स्टार्ट किया. इटली के एक शेफ़ हैं, 4th जनरेशन शेफ़, हमने उनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ली पहले पिज़्ज़ा बनाने की, उस टाइप के नेपोलिटन पिज़्ज़ास बनाने की. फिर हमने नेपोलिटन पिज़्ज़ा जब बनाना सीखा तो हमें समझ में आया कि इस प्रोडक्ट को क्या चाहिए. और हमें प्रोडक्ट का नॉलेज तो था ही, हमारे रिफैक्ट्रीज का नॉलेज तो हमको पहले से था. तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली ही फिर प्रोडक्ट को डेवलप किया, बनाया
रिफैक्ट्रीज़ को, और फिर हम लोगों ने वापस नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए। आपकी कंपनी का अभी मेन फोकस ब्रिक ओवन पे ही है, जिसको स्मोकी ओवन आप बोलते हो। बेसिकली हमारा जो मेन प्रोडक्ट है हम लोग ब्रिक ओवन पे फोकस करते हैं। उसका रीज़न है कि रेडिएशन हीट, जो वर्ल्ड मार्केट में जितने भी टाइप के बाकी ओवन अवेलेबल है जिनमें ब्रिक ओवन ना हो, तो उनमें 2 तरीके की हीट यूज़ होती है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। उनमें किसी भी ओवन के अंदर रेडिएशन हीट नहीं यूज़ होती है। और रेडिएशन हीट जो है बेसिकली बहुत ही एंशिएंट टाइम से हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते आ रहे हैं, जिसको हम लोग बेसिकली स्टोर हीट कुकिंग भी बोलते हैं या रिटेन हीट कुकिंग भी बोलते हैं। तो हम लोग जितने भी प्रोडक्ट पे अभी काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग पिज़्ज़ा पे काम कर रहे हैं, हम लोग नॉनवेज के लिए नए ओवन्स बनाने के बारे में अभी ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं, कुछ छोटे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम लोग कोशिश ट्राई यही करते हैं कि मैक्सिमम हम लोग रेडिएशन हीट को यूज़ कर सकें उसके अंदर में कुकिंग के लिए। तो मेन फोकस अभी ब्रिक ओवन के ऊपर ही है। અચ્છા, આપ બે સગા ભાઈ નથી જેટલી મને ઇન્ફોર્મેશન છે, તો આપ મળ્યા ક્યારે હતા અને આ બિઝનેસનો જે આઈડિયા આવ્યો એ કેવી રીતે આવ્યો હતો? અમે કોલેજ ફ્રેન્ડ છીએ, અમે એન્જિનિયરિંગ જોડે કર્યું છે જયપુરથી, અને એ ટાઈમે શું હતું, જ્યારે અમારો કોલેજ ટાઈમ હતો ત્યારે તો અમારે વચ્ચે એટલું નથી બનતું હતું, મતલબ અમે ક્લોઝ નતા એ વખતે? હા, ક્લોઝ તો હતા, પણ એની અંદર શું હતું કે સમજો કોઈ ટોપિક ઉપર અમારે કેવું છે કે કોઈ ટોપિક વાત થઈ એટલે એને ક્લિયર કરવું પડે. ઓકે, આર્ગ્યુમેન્ટ લાંબી ચાલે, પછી આર્ગ્યુમેન્ટ લાંબી શું થાય, તે આમ કર્યો મેં આમ કર્યો, આમ કરીને ઝઘડો કરીને ઊંઘી જઈએ પછી શાંતિથી. પછી જ્યારે કલાક 2 કલાક પછી ચાલ ભાઈ ચાય પીતા આવીએ, એટલે એ અમારું બોન્ડિંગ બહુ આમ કરતાં બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું હતું. આપનું જે સ્મોકી ઓવનનો બિઝનેસ છે એક શું ગુજરાત સીમિત છે કે પછી પેન ઇન્ડિયા તમે એને સપ્લાય કરો છો? અમે આખા પેન ઇન્ડિયામાં છે, 20 સ્ટેટમાં અમારું ઓવન છે અને લગભગ 350+ કસ્ટમર છે. બીજું અમારું જે નેક્સ્ટ ગોલ છે ઇન ફ્યુચરમાં, અમે યુરોપિયન કન્ટ્રીના 2-4 યુરોપિયન કન્ટ્રીમાં અમે એક્સપોર્ટ કરવા માંગીએ છીએ, કેનેડામાં એક્સપોર્ટ કરવા માંગીએ છીએ, ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક્સપોર્ટ કરવા માંગીએ છીએ. આ બધી જગ્યાએ અમારે મતલબ વાતચીત ચાલુ છે. જ્યારે પણ ડીલ ક્લોઝ થશે એ ટાઈમે અમે એક્સપોર્ટ કરશું. એટલે તમે જ્યારે તમારો ઓવન સપ્લાય કરો છો તો એની સર્વિસની પણ જરૂર પડતી હોય, રો મટીરિયલની પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જરૂર પડતી હોય, તો શું એ સર્વિસ પણ આપ પ્રોવાઈડ કરો છો? અમે જનરલી અમારા ઓવનમાં સર્વિસનું ફેક્ટર બહુ ઓછું આવે છે, કેમ કે અમે પહેલાંથી જ એવી સારી ક્વોલિટી બિલ્ડ કરી આપીએ છીએ કે કસ્ટમરને હેરાન ના થવું પડે. અમને અમારું બંનેનું થિંકિંગ એવું છે કે અમને થોડું ઓછું કમાવાનું મળશે પણ કસ્ટમર હેરાન નહીં થવા જોઈએ, એટલે અમે જે પણ ક્વોલિટી બિલ્ડ કરીએ છીએ એ સારું કરીએ છીએ અને સર્વિસ પણ અમે જ પ્રોવાइड કરીએ છીએ. आप अपने जब स्मोकी ओवन की बात करते हो और आपने बोला कि वो रेडिएशन हीट की आपने वो बात की, बहुत टेक्निकल है, तो वो दूसरे जो इलेक्ट्रिक ओवन है, माइक्रोवेव्स है, OTGs है, वो ओवन से ये ओवन अलग कैसे होता है? बेसिकली जो बाकी ओवन है सर, लेट्स सी, एक तो हमारा OTG ओवन हो गया, या हमारा डेक ओवन के बारे में हम बात करते हैं. तो जनरली जो ये ओवन्स होते हैं ये बहुत हाई हीट तक नहीं जा पाते हैं. अराउंड जो ब्रिक ओवन्स होते हैं वो अराउंड आपका 550 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं, 600 डिग्री सेल्सियस तक भी जाते हैं. तो जब हम नेपोलियन पिज़्ज़ास की बात करते हैं तो उनके लिए हमको हाई हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जो नेपोलियन पिज़्ज़ास होते हैं उनमें वाटर कंटेंट, जो डो होता है उसमें वाटर कंटेंट काफ़ी हाई होता है. उसको बेसिकली हम लोग हाइड्रेशन से डिनोट करते हैं. तो इस वजह से जो ब्रिक ओवन होते हैं वो काफ़ी हाई हीट पे जा पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जब हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, जैसे हमने ब्रिक यूज़ किया तो ब्रिक को हम लोग बेसिकली थर्मल मास बोलते हैं. थर्मल मास में क्या होता है कि जब हमने उसको हीट दिया ओवन को, तो धीरे धीरे पूरा थर्मल मास एक साथ, पूरा जो ब्रिक होती है धीरे धीरे करके पूरी एक साथ गर्म हो जाती है. बेसिकली इस जो प्रोसीजर होता है जिसमें जो हीट आपका ट्रांसफ़र हो रही है, इसको कंडक्शन बोलते हैं. तो जो मार्केट में ब्रिक ओवन को छोड़कर जो बाकी ओवन है उनके अंदर में कंडक्शन यूज़ होता है मोस्टली, और कन्वेक्शन भी बहुत कम होता है, क्योंकि उसके अंदर में क्या होता है वो लोग जब कुकिंग करते हैं तो डोर बंद कर देते हैं. हमारे जो ब्रिक ओवन्स होते हैं इनके अंदर में हम लोग कुकिंग के टाइम पर डोर को क्लोज़ नहीं करते हैं और वो डोर ओपन रहते हैं. तो उससे क्या होता है कि कंडक्शन तो बेसिकली आप ब्रिक से ब्रिक हो ही रहा है पूरा. कन्वेक्शन में कैसा है कि जो बाहर की ठंडी एयर है वो अंदर जाती है, गर्म होती है, गर्म क्योंकि डोर ओपन है, वो अंदर शक करता है, वहाँ पर शक करके उसको गर्म करके फिर वापस एग्जॉस्ट होती है, तो वहाँ से भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है. और अगेन जो ब्रिक जो हमने रिफैक्ट्री ब्रिक्स यूज़ की है, इसके अंदर में जो हीट स्टोर करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी वजह से वो रेडिएट करना स्टार्ट करती है एक टाइम के बाद में. तो पीछे की तरफ यानी कि ब्रिक का जो आउटर सेल है उस तरफ तो हम लोग पूरा उसको इंसुलेशन कर देते हैं पूरा, यानी कि हम लोग हीट को बाहर निकलने से काफ़ी हद तक रोक देते हैं. तो वो क्या करता है वापस अगेन अंदर की तरफ रेडिएट करना स्टार्ट करता है. अब जो रेडिएशन हीट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्पीड से रन करती है. और पिज़्ज़ा में जब हम पिज़्ज़ा रखते हैं, बेसिकली अगर मैं सिर्फ पिज़्ज़ास की बात कर रहा हूँ इस वक्त, बाकी हम इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें कुकिंग कर सकते हैं, बट अगर पिज़्ज़ास की बात करूँ नेपोलियन जिसके लिए मैं डिज़ाइन किया है, तो ये सीधा जा करके पिज़्ज़ा के डो में पेनिट्रेट करती है
और उसके अंदर जो शुगर होता है उसको बहुत जल्दी कैरमलाइज कर देती है। जब उसको कैरमलाइज करती है तो उसकी वजह से जो लेपर्ड मार्क आते हैं नेपोलिटन पिज़्ज़ास के अंदर में, जो उसके साइड की जो रिंग होती है उसमें जो होलोनेस आनी चाहिए, जो पफनेस आनी चाहिए, वो उसकी वजह से आ पाती है। अच्छा, तो मतलब पिज़्ज़ा की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है काफ़ी। અચ્છા સતીશભાઈ 20 રાજ્યોમાં આપણે કીધું આપનો સપ્લાય છે, ફ્યુચર પ્લાન શું છે, બિઝનેસને એક્સપાન્ડ કેવી રીતે કરશો? અમારું ફ્યુચરમાં એવું પ્લાન છે કે અત્યારે જે રીતે અત્યારે ડિમાન્ડ વધી રહી છે ઇન્ડિયામાં, કેમ કે અત્યારે જે નિયોપોલિટન પિઝાના અને લાઈવ વુડ ફાયર પિઝાનું જે ક્રેઝ વધ્યું છે એના પ્રમાણે મેં અત્યારે જે ચાર સિટી જે ફોકસ કરી રહ્યા છે, જ્યાં પોતાનું આઉટલેટ નાખવાનો અમારો પ્લાન છે, જેમ કે ફર્સ્ટ પર છે પુણે છે, હૈદરાબાદ છે, પછી બેંગ્લોર છે અને એક એમપીમાં ઇન્દોર સિટીમાં. એટલે અમે આ 4-5 જગ્યાથી આખા ઇન્ડિયામાં સમજો અત્યારે જ્યાં સુધી અમે નહીં પહોંચી શક્યા છે ત્યાં સુધી અમારે પહોંચવાની ગણતરી છે. અને અમારે બ્રિક ઓવનમાં સમજો કે એઝ અ બ્રાન્ડ તરીકે મતલબ કોઈ પણ મતલબ નામ કે ભાઈ આપણે બ્રિક ઓવન લેવું છે તો એમના જવાન ઉપર પહેલું ફર્સ્ટ થોટ આવવું જોઈએ કે આપણે સ્મોકી કેવું જ ઓવન લેવું જોઈએ. બરાબર, એટલે એ લેવલ ઉપર આપણે છે કે ભાઈ જ્યારે આપણે પિઝા બનાવવાનો હોય તો સ્મોકી ઓવન સિવાય બીજું કોઈ ઓપ્શન આપણને દેખાય જ નહીં. રાઈટ. તો શું પિઝા બનાવવાની પણ આપ ટ્રેનિંગ આપો છો? યસ, અમે પિઝા બનાવવાનું એક ફર્સ્ટ ઓફ તો અમારા જે અમે વર્ષમાં 2 વખત ક્લાસ કન્ડક્ટ કરીએ છીએ. ત્યાં એ જે ક્લાસમાં છે આખા ઇન્ડિયાથી લોકો પાર્ટિસિપેટ કરે છે અને એ જે શેફ છે એ ક્રોએશિયાથી આવે છે અને એ આખું ક્લાસ લે છે. 3 દિવસનું ક્લાસ હોય છે. અને એના સિવાય પણ જે લોકો અમારા જોડાયેલા છે અથવા જે લોકો અમારાથી ઓન બાય કરે છે એમને પણ અમે ક્લાસ આપીએ છીએ કે તમારે ડો કઈ રીતે બનાવવાનું છે, પિઝા કઈ રીતે બનાવવાનું છે, કુકિંગ કઈ રીતે કરવાનું, ફર્મેન્ટેશન શું હોય છે, એટલે બેઝિક એમને આખું અમે ક્લિયર કરી આપીએ છીએ. તો આ હતા સતીશભાઈ અને ગૌરવભાઈ. એકનું વિઝન ખૂબ જ વાઇડ છે તો બીજા ટેકનિકલી એટલા સાઉન્ડ છે કે પોતાનો બિઝનેસ કઈ દિશામાં કેવી રીતે આગળ વધી રહ્યો છે તેમને તેનો ખ્યાલ છે. ઇમર્જિંગ ગુજરાતમાં આજે બસ આટલું જ. મને રજા આપો. જોતા રહો TV9. નમસ્કાર.